हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि 8th क्लास के बच्चों की हमने जो आपकी पुस्तक है रुचिराज, जिसमें आपने 15 पाठ है उनको तो अपन ने पूरा कर लिया। इसके बाद में बच्चों की व्याकरण का जो पूरा पोर्शन रह गया था उसको आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण अपन शुरू करने वाले हैं 8th क्लास की। तो उसमें कुछ आपकी जो कहें बेसिक आधारभूत यानी जो सबसे बेसिक जो चीजें हैं उनको पहले अपन लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर कहें संस्कृत यानी जो संस्कृत कहें तो ये स आधे स क में री, तो ये सब इसमें एक एक वर्ण के साथ में कोई कोई मात्राएं जुड़ी हुई हैं, तब जाके एक संस्कृत शब्द आपका बना। वर्णमाला देखें तो व र ण मा ला, भाई अलग अलग एक एक शब्द बने हुए हैं, एक एक अक्षर हैं, एक एक वर्ण है, उनमें एक एक मात्राएं हैं, तब जाके हमारे सामने ये संस्कृत वर्णमाला शब्द लिखा। तो व्याकरण शुरू करने के पहले अपन जैसे ही शुरू करना है, पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे वर्ण के बारे में, अक्षरों के बारे में। संस्कृत में जो हम अक्षर पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आए हैं और हमारी संस्कृत वर्णमाला में कैसे अक्षर होते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको देखते हैं अपन। ठीक है, तो भाई जैसे ही शुरू होंगे हमारे अक्षर, हम सबसे पहले आपको लेके आएंगे माहेश्वर सूत्र के साथ में, क्योंकि भाई संस्कृत वर्णमाला की जहाँ से उत्पत्ति हुई है पहले हमें उसको पढ़ना जरूरी होता है। छोटा बड़ा छोटी बड़ी हम देखते चले आ रहे हैं बचपन से, जैसे ही हिंदी शुरू हुई वैसे ही हमने छोटा आ से लेके हमने ज्ञा तक पढ़ना शुरू किया। एलकेजी यूकेजी में हमने पूरी आ से लेके ज्ञा तक पढ़ के खत्म कर दी और फर्स्ट क्लास में आए तो हमने मात्राएं पढ़ ली और ऐसे करके हमने हिंदी सीख ली। संस्कृत भी हमने 6th क्लास से सीख ली, लेकिन भाई संस्कृत के अक्षर हमने क्या सोचा कि हिंदी से आए हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हमारे जो हिंदी के जो अक्षर हैं, हिंदी, अच्छा वर्ण क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है अक्षर। ठीक है, यानी अक्षर ये जो दिख रहे हैं हमें अ ई उ न, जो जितने भी जो अक्षर दिख रहे हैं उनको ही वर्ण कहते हैं। ठीक है, और वर्णों की माला होती है, यानी एक नहीं, एक अ से लेके ज्ञा तक जितने भी सारे एक नंबर से लिखे हुए हैं एक माला का रूप बना लेते हैं, इसलिए इनको वर्ण माला कह देते हैं, यानी अक्षर जहां पर इकट्ठे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों को ये मन में रहता है कि ये तो हिंदी से ही आए हुए हैं। नहीं, जो हमारे हिंदी के वर्ण हैं संस्कृत से आए हैं। संस्कृत का जो रूप था, पहले वैदिक संस्कृत हुई, फिर लौकिक संस्कृत हुई, यानी जहाँ जब वेदों की रचना हुई उस समय की संस्कृत को वैदिक संस्कृत कहा गया। इसके बाद में फिर धीरे धीरे उसको सरल किया गया थोड़ा सा, तब उसको लौकिक संस्कृत कहा गया। जो अब हम अभी प्रयोग में ला रहे हैं वो हमारी लौकिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत नहीं है। ठीक है, वेदों की संस्कृत नहीं है, वो हमारी लौकिक संस्कृत है, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा करके सरल करके आपके लिए लाया गया। ठीक है, तो भाई हिंदी कहाँ से आई है ये हम आपको बता रहे हैं। तो वैदिक संस्कृत से पहले लौकिक संस्कृत पे आए, लौकिक से फिर हमारा पाली के रूप में एक भाषा पाली के रूप में बनी, फिर उसके बाद प्राकृत भाषा बनी, वही रूप हमारा परिवर्तित होते होते फिर जाके हमारी विशुद्ध हिंदी बनी और फिर आते आते हिंदी हमारे सामने आई। तो यहाँ से आप देखेंगे कि संस्कृत से ही हमारी हिंदी बनी है। तो अब ये बात समझ लीजिए, अब 8th में आके भले ही पता चले या कभी हमें पता चले, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि जो हम वर्ण बचपन से छोटा बड़ा पढ़ते आ रहे हैं वो हमारे आए कहाँ से हैं। तो आए हैं हमारे माहेश्वर सूत्र से। कहाँ से आए हैं? माहेश्वर सूत्र से। अब माहेश्वर का अर्थ क्या है? माहेश्वर का अर्थ है महेश्वर। महेश्वर कौन है? हमारे भगवान शिव। ठीक है, अब कहेंगे ये माहेश्वर सूत्र कैसे, यानी भगवान शिव के सूत्र कैसे? तो अब हम आपको बताएं कि जो संस्कृत व्याकरण है उसके रचयिता है महर्षि पाणिनि। ठीक है, सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण यानी व्याकरण जिन्होंने शुरुआत की। व्याकरण, हिंदी व्याकरण तो अब हिंदी को तो सबसे बिल्कुल बाद में रख लीजिए, संस्कृत व्याकरण सबसे पहली हो गई, उसी के रूप परिवर्तित होते होते फिर हिंदी की अपनी सारी चीजें शुरू हुई हैं। तो हमारी जो महर्षि पाणिनि ने कहा कि भाई जैसे ये हमारे वेदों की रचना है, और पहले हमने क्या कहा, इनको वेदों को श्रुति कहा जाता था। श्रुति क्यों कहते थे? क्योंकि उसको सुन के, जैसे गुरु ने बोला और शिष्य ने सुन लिया, कोई लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं थी, कहीं लिखा नहीं जाता था, सिर्फ इतने कुशाग्र बुद्धि वाले शिष्य होते थे कि गुरु बोलते थे और शिष्य उनको सुनकर याद कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा मतलब उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये सुनते सुनते परंपरा में हो सकता है कुछ कुछ अंश विस्मृत होता जाए, यानी हो सकता है कि गुरु ने आपको 4 बातें बताई उसमें से एक आध को भूल गए।
तो फिर ऐसे में हमें लिपिबद्ध करना उसको बहुत ज़रूरी है, यानी कहीं ना कहीं उसको लिखकर सुरक्षित किया जाए। तो एक जगह से दूसरी पे पहुंचेगा तो लिखा हुआ जैसा का तैसा ही आगे बढ़ जाएगा। तो फिर महर्षि पाणिनि ने कहा तो उसके लिए वर्णों की आवश्यकता हुई। वर्ण कहाँ से आए, अक्षर कहाँ से आए भाई? अगर उसको हमने कहा, किसी मंत्र को बोला, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये हमारे ऋग्वेद का मंत्र है। अब इसको लिखने के लिए ओम कहाँ से आए, भूर्भुवः स्वः भा कहाँ से आ रहा है, उसकी मात्रा कहाँ से आ रही है, कहाँ से आएंगे ये? तो उसके लिए उन्होंने की भगवान शिव की आराधना। जब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की तब उन्होंने तांडव नृत्य किया। कौन सा नृत्य किया उन्होंने? अपना तांडव नृत्य। और उसके बाद में उन्होंने अपने डमरू को, उनका जो डमरू होता है शिव जी का, उन्होंने उसको 14 बार बजाया। हर एक बार में जो ध्वनि निकली उसको महर्षि पाणिनि ने लिखते गए। उसको उन 14 बार जो ध्वनियां निकली, 14 बार जो आवाज निकली, उन्होंने महर्षि पाणिनि ने उसको एक एक करके लिखते रहे। तो जो हमारे एक एक करके जो ध्वनियां निकली हैं वो ही हमारे 14 सूत्र के रूप में हमारा दिखाया गया। पहली ध्वनि में निकला अ ई उ ण, दूसरी ध्वनि में निकला रील री क, तीसरी में निकला ऐ औ अंग, फिर हमारा निकला चतुर्थ में ऐ औ च। इस प्रकार से 1 से लेके 14 तक सारी ध्वनियां जो निकली, 14 बार डमरू बजा और 14 बार डमरू के बाद में उनको एक एक हर एक ध्वनि को अलग अलग करके लिखा तो देखा हमारे पास 14 सूत्र मिल गए। और इन्हीं 14 सूत्र में, यानी ये ही जो आपके 1 से लेके 14 तक सूत्र है, इन्हीं में आपकी पूरी वर्णमाला छुपी हुई है। तो पहले जो 4 सूत्र हैं उनको अगर आप गौर से देखें और उनके अगर ये हलंत वाले अक्षरों को हटा दें तो आपको यहाँ पे सारे स्वर मिल जाएंगे। जितने स्वर आपके होते हैं, स्वर कौन से होते हैं? अभी स्वर व्यंजन अपन पढ़ेंगे कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, बताएंगे। तो पहले समझ लीजिए स्वर वर्ण मिले। और स्वर वर्ण कैसे होते हैं? जो बिना सहायता के बोल दिए जाते हैं, यानी अ, आ, ई, उ। इनको बोलने में किसी तीसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है, किसी भी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। अ को स्वतंत्र ध्वनि से बोला जा रहा है, ई को स्वतंत्र ध्वनि से बोला जा रहा है, यानी आपके अंदर से इसकी ध्वनि निकलती है। तो ये स्वर कहलाते हैं। तो यहां आप देखेंगे तो अ ई उ री ऐ ए ओ ऐ औ, ये हमारे स्वर निकले। और स्वरों को ही संस्कृत में कहा गया अच। क्या कहा गया? अच। क्योंकि जब हम संधि शुरू करते हैं, भाई संधि हम शुरू करते, लेकिन संधि पहले हमने कहा अगर संधि शुरुआत कर दें और संधि में जब पहला ही सूत्र कहते हैं कि हमारा अकह सवर्णे दीर्घः, हमारा इको यणचि हमारा सूत्र आता है, तब बच्चे फिर इक और अच को कैसे समझेंगे कि अक क्या होता है, इक क्या होता है, यण क्या होता है। तो इसके लिए हमने कहा पहले वर्णमाला बच्चों को सिखाएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे अपनी संधि पर। ठीक है। तो अगर अब यहां से अपन देखें, हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अपने पहले सूत्र में इन जो हलंत वाले वर्ण हैं इनको छोड़ दो तो अ ई उ री ए ओ ऐ औ, ये अपने स्वर मिल जाते हैं यहाँ से। फिर इसके बाद ह वर्ड से शुरू करते हैं, ह से लेके ला तक। तो अ से लेके चा तक यहाँ तक देखा हमने कि आ से चा तक हमें क्या मिले? सारे स्वर। इसीलिए इन स्वरों को हम संस्कृत में अच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच, क्योंकि आ से शुरू हुए और चा पे खत्म हुए। ठीक है। तो ध्यान कीजिएगा कि कहीं आपको स्वर के स्थान पे यहाँ पे आपको अच संधि दिखे तो समझ जाएगा कि अच का अर्थ और कुछ नहीं है। अच का अर्थ है कि स्वर संधि की बात हो रही है या स्वरों की बात हो रही है। ऐसे ही ह से देखेंगे आप, सिर्फ पहले ये वाले जो आपके अंतिम वर्ण हैं इनको आप बस हटा दीजिए, जो हलंत वाले इनको ना गिनिए। तो यहाँ से ह से लेके ला तक आपके सारे व्यंजन मिल जाएंगे। तो देखिए कहां से हम आपको दिखाएं। पहले का वाली लाइन आती है। अच्छा, संस्कृत में देखो कैसे कितने अच्छे से अरेंज किया गया कि अगर आपके क कचट तप देखे हैं आपने, देखे होंगे भाई। वर्णमाला तो पढ़ी है अपन ने, छोटा बड़ा तो पढ़ा है। तो वर्णमाला में का वर्ग आता है, चा वर्ग आता है, टा वर्ग आता है, ता वर्ग आता है, पा वर्ग आता है। पहले ये 5 वर्ग आते हैं। तो पता है आपको यहाँ संस्कृत वर्णमाला में पता है आपको किस प्रकार से अरेंज मिले? पहले कि पहले ये वाले वर्ण मिले पहले नंबर के। फिर अगर आप देखेंगे दूसरा सूत्र देखेंगे तो दूसरे सूत्र में आपको ख, ग, घ और इंग।
फिर च के बाद छ, ज, झ और य। फिर कहते हैं ट के बाद ठ, ड, ढ और ण। फिर कहते हैं त के बाद थ, द, ध और न। फिर कहते हैं प के बाद फ, ब, भ और म। ठीक है, इतने बता देते हैं। फिर उसके बाद शा पे चलेंगे। तो यहां देखिए पहले आपको कचट तप मिलेंगे, यहां से क, प, य, च, ट, त। ठीक है, कौन कौन से मिले? ये हमारे पहले वर्ण मिले। ठीक है, यहां पर। फिर इसके बाद देखेंगे तो दूसरे नंबर के वर्ण जो दूसरे यानी जो दूसरे नंबर पे आते हैं, है ना, जो हमारे हर वर्ग का जो दूसरे नंबर का वर्ण आता है, फिर वो चले देखो ख, फ, छ, ठ, थ। ठीक है, कौन सा? ख, फ, छ, ठ, थ। ठीक है, ये मिल गए, ख, फ, छ, ठ, थ मिल गए। अब इसके बाद आएंगे कहते हैं जबग डद। तो यहां पे देखेंगे ज, तीसरा ब, ग, ड, द, श। जब कहते हैं जश के अभी जब आप बड़े उसमें पढ़ेंगे, 9th क्लास में पढ़ेंगे, जैसे जश संधि, यहाँ पर भी हम आपको बताएंगे जशत्व संधि, जिसमें कहते हैं कि हमारे हल जो होते हैं, हल वर्ण जो होते हैं, वो क्या बन जाते हैं? हमारे सब जश बन जाते हैं। तब जश का मतलब यही होता है तीसरा वर्ण। हमने कई बार आपको जो यहाँ पे पढ़ा रहे थे आपको रुचिरा बुक में, तब आपको कई बार बताया कि जशत्व संधि होती है, जशत्व संधि होती है, जिसमें हमारे जो झल वर्ण होते हैं, झल का मतलब होता है झ से शुरू होके ला पे खत्म होना, यानी ये पांचों वर्ग के अक्षर और इसमें श, श, स और हा और जोड़ दें तो हमारे क्या बन जाते हैं? झल वर्ण होता है। झल वर्ण का जश हो जाता है, तो जश का अर्थ होता है ज और श, यानी तीसरा वर्ण बन जाता है। तो जश जब बोलेंगे तब आप संधि में जब हम कहेंगे झल का जश हो जाए, तब झल समझ जाइएगा कि झल का मतलब मैम कौन सा बता रही हैं कि झ से लेके ला तक। झल क्या होता है? कुछ नहीं होता है, जो हमारी संस्कृत वर्णमाला होती है उसमें क्रम होता है झ से लेके ला तक, और इन्हीं को संस्कृत में प्रत्याहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्याहार, यानी एक क्रम। जैसे कहा कि झ से लेके ला तक के वर्ण एक क्रम में लगा दिए। अब यहाँ पे झ से लेके ला तक जितने भी वर्ण आ जाएंगे उनको झल वर्ण कह दिया जाएगा, कि झल के अंदर ये पांचों वर्ग के 5-5 अक्षर भी हैं, 5 नहीं है, केवल 4-4 हैं, इनको छोड़ दिया तो झल वर्ण के अंदर इनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इनको छोड़ दिया और कितने अपने श, स, स, ह ये भी ले लिए अपने। कौन कौन से ले लिए? श, श, स और ह। तो ये अपने जब हम आपको सिखाएंगे और संधि बोलेंगे कि झल झलाम जशंते, यानी झल का जश हो जाता है, तब झल में आप कंफ्यूज मत होना कि मैम झल क्या होता है और जश क्या होता है। इसलिए आज हम ये आपको वर्णमाला में सिखा रहे हैं, यानी जब झल वर्ण होंगे और वो जश में बन जाएंगे। जश का अर्थ क्या होगा? ज से लेके शा तक। ठीक है, तो ये आपको वर्णमाला के बताया है। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि स्वर अपने अच तक हो जाते हैं, और यहां से लेके हल में देखेंगे, यहाँ ह से शुरू के ला तक देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारी वर्णमाला मिल जाएगी। तो ये देखेंगे आपको पहले वर्ण मिल जाएंगे, फिर ये देखेंगे दूसरे नंबर के वर्ण मिल जाएंगे, जश में आपको तीसरे नंबर के मिल जाएंगे, फिर घबड धश में यहाँ पे आपको झ भई, और घबड धश में यहाँ देखेंगे तो झ भ घ ढ ध ये चौथे नंबर के मिल जाएंगे, ये पंचम वर्ण मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे ह वरट में यहाँ पे आपको य र ल व ह मिल जाएंगे, ल तक मिल जाएंगे, और यहाँ आपको श स स ह मिल जाएंगे। तो ये आपको सारे व्यंजन यहाँ पर मिल जाएंगे, अर्थात 5वें से लेके जो 14वां सूत्र बना उसमें हमें सारे व्यंजन वर्ण मिले। ऐसा नहीं है कि स्वर के बीच में व्यंजन लगे हुए हों। देखिए डमरू में ने भी कितने अच्छे से पहले स्वरों की ध्वनि निकाली और फिर व्यंजन की निकाली। ठीक है, तो पहले 2 तरह के वर्ण मिले, वर्णों के 2 प्रकार बने। कौन कौन से बने? हमारा स्वर बने और व्यंजन। तो ये हमारी हुई संस्कृत वर्णमाला। अब इसी को क्रमबद्ध तरीके से लगा दिया गया कि भाई संस्कृत वाली याद होने में कठिनाई आ गई थी, तो क्या किया? हर एक वर्ग के अक्षरों को सही सही अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज कर दिया? कि पहले स्वरों की तरफ चलते हैं तो स्वर कहा कि स्वरों को अपन अलग अलग तोड़ेंगे। अच्छा,
एक यहाँ पे देख के थोड़ी सी एक मन में बात तो आ रही होगी कि छोटा आ है, छोटी ई है और छोटा ऊ है, लेकिन बड़ा आ नहीं दिख रहा, बड़ी ई नहीं दिख रही, बड़ा ऊ नहीं दिख रहा। बाकी तो सब ठीक है कि छोटा बड़ा, छोटा नहीं है बड़ा, छोटा आ है बड़ा नहीं है, छोटी ई है बड़ी ई नहीं है, छोटा ऊ। फिर ए आई ओ औ तो हमें मिल गए। अंग आहा कहाँ चले गए? तो अंग हाँ बताएंगे कहाँ होते हैं, कहाँ से आते हैं। तो पहले तो ये बताएं कि ये जो अपने स्वर होते हैं अ ई उ और री और री, ये 5 जो स्वर होते हैं वो कहते हो कैसे होते हैं? ह्रस्व होते हैं, यानी छोटे होते हैं। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटे। ह्रस्व का अर्थ क्या होता है? छोटे, यानी उनको बोलने में कम मात्रा का समय लगे। अ ई उ बोलने में कोई बड़ी नहीं लगी। अब इन्हीं का जब हम दीर्घ स्वरूप बोलते हैं, इन्हीं को जब हम देर तक बोलते हैं तो वो ही दीर्घ बन जाते हैं। यानी यहाँ पर इन्हीं में से दीर्घ वर्णों को निकाला गया, इन्हीं में से दीर्घ वर्णों को निकाला गया कि अ को अ से मिलाया और क्या कह दिया कि जब 2 अ मिले तब हमारे पास नया एक दीर्घ स्वर बना जिसको कहा गया आ। ई और ई को मिलाया गया तब हमारे पास दीर्घ स्वर बना ई। उ और उ को मिलाया गया तो हमारे पास दीर्घ स्वर बना उ। तो जब आप दीर्घ संधि पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि आ ई उ यही मात्राएं हमारी उसमें आती हैं। ठीक है, तो हमारे कहाँ से आए? बड़े आ, बड़ी ई, बड़ा उ कहाँ से आए? उन्हीं के परस्पर मेल से आए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपके स्वर हो गए। तो अब यहाँ पे स्वरों में देखें, स्वर की भी 2 कैटेगरी हो गई। कौन कौन सी हो गई? एक ह्रस्व हो गया, एक दीर्घ हो गया। ह्रस्व में यानी सब छोटे बोले जाने वाले, तो कौन सा? अ ई उ री ली, जिनकी संख्या कितनी होती है? 5। अब आते हैं दीर्घ पर। तो दीर्घ कैसे बने? इसी अ को जब अ से मिलाया तो उसका दीर्घ बना आ। ई को जब ई से मिलाया तब बनी ई। उ को उ से मिलाया उ बन गया, और री को जब री से ही मिलाया तब एक और इसमें एक मात्रा छोटी सी और जुड़ गई, वो दीर्घ री बन गई। ठीक है, और री का दीर्घ नहीं होता है। तो भाई ये हमारे दीर्घ स्वर हुए। इसके बाद आए, अभी स्वर ही चल रहे हैं इसीलिए व्यंजन पे नहीं आए, पहले स्वर ही बता रहे हैं। फिर हमारे पास स्वर आए ए आई ओ औ। कौन कौन से आए? ए आई ओ औ। अब ए आई ओ औ कहाँ से आए? तो जो हमारी ध्वनियां निकल रही थी, कौन कौन सी? जो हमारी ध्वनि निकल रही थी डमरू में, उसी में क्या बताया गया कि अ और ई का जब मेल हुआ तो उससे हमारा एक नया गुण निकला ए। और ऐसे ही जब अ ध्वनि का उ से मेल हुआ तो एक नया गुण निकला ओ। तो इसीलिए ए और ओ को हम गुण स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण स्वर। इसी के गुण स्वरों के नाम से ही गुण संधि का नाम पड़ा, क्योंकि जब गुण संधि होती है तब उसमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा निकलती है। ठीक है, अब आई और औ कहाँ से आए? आई और औ ऐसे आए कि जब अ ई से मिल गया, अ उ से मिल गया, तब जब हमारा नया स्वर निकला तब यही आ ए से मिला। अ किससे मिला? ए से। तब हमारी एक मात्रा बढ़ गई तो ये हमारा निकला आई और ये निकला औ। तो इसीलिए आई और औ को हम क्या कहते हैं? वृद्धि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि स्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक एक मात्रा की वृद्धि हुई। एक कहते हैं ना कि ए की एक मात्रा और आई की 2 मात्रा। पढ़ते हैं हम जब हिंदी में पढ़ते तो क्या कहते हैं? ए की 1 मात्रा, आई की 2 मात्रा। तो एक मात्रा जब बढ़ गई है तो बढ़ने को कहते हैं वृद्धि, इसीलिए इसको कहते हैं वृद्धि स्वर। और आई और औ की मात्रा निकालने वाली संधि को भी हम इसीलिए क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। तो आप जब देखेंगे कि वृद्धि स्वर ही निकलते हैं हमारी वृद्धि संधि में, तो इसी के नाम पे वृद्धि संधि का नाम पड़ा। ठीक है, तो ये हमारे, अगर हमारे कौन से दीर्घ स्वरों की बात करें तो दीर्घ स्वर हमारे पूरे टोटल कौन से हो जाते हैं? 8। 5 कौन से हुए? हमारे मूल स्वर। इनको हम ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं, इनको हम ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं और इनको मूल स्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि फिर इन्हीं का जब आपस में तालमेल बना तब हमारे पास नए ए आई ओ औ मिले, तो इसलिए इनको हम मूल स्वर भी कह सकते हैं। चाहे हम बड़े स्वरों की बात करें आ ई उ, ये भी इन्हीं के मेल से बने, इन मूल स्वरों की वजह से। और हमारे ए आई ओ औ देखा जाए तो गुण और वृद्धि स्वर भी हमारे इन्हीं मूल स्वरों से निकलकर बने हैं। ठीक है, तो अब पहले हो गए स्वर। स्वर समझ में आ गए।
तो अगर एक क्रम से देखा जाए जो हम हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं तो वो कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, फिर री, और ये हो गया ए, आई, ओ और औ। ठीक है, ये हमारे हो गए स्वर। ठीक, इनको कैसा बोला जाता है? स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, इनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जैसे ही अगर हम व्यंजन की बात करें, अयोग वहा भी छोड़ रहे हैं, व्यंजन पे चलते हैं। अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन का कोई भी वर्ण उठा लो, हल वर्ण कह दें हम, हल वर्ण कह दें, व्यंजन कह दें, तो क से लेके ज्ञ तक के कोई भी अक्षर बोल दो आप, बिना स्वर की सहायता के बोल के दिखा दीजिए। बोल के दिखाइए इसको, क को अकेला। ये आधे क को बोलिए कि बिना अ की ध्वनि के निकल के दिखाए। बोलिए, कोशिश कीजिए। क, अ अपने आप स्वाभाविक रूप से निकलेगा। लिख सकते हैं आधा, आधा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आधा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको बोला नहीं जा सकता है बिना स्वर की सहायता से। तो व्यंजन कौन से होते हैं? जिनको बिना स्वर की सहायता के ना बोला जा सके, वो ही हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं। तो क वर्ग से लेके जितने भी हमारे ज्ञ तक बनते हैं अक्षर, वो कौन से होते हैं? हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, तो 25 हमारे कैसे होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श का मतलब होता है मुंह में, मुंह की, देखिए हमारा जो बोलने का जो तंत्र है वो हमारा मुख है, गला और मुख, यहीं से निकलती है अपनी ध्वनि, है ना। आवाज कहाँ से निकलती है? अपनी मुंह में से निकलती है। तो स्पर्श व्यंजन भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो 25 संख्या कैसे बनी, अपने कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं, क, च, ट, तप, कचट तप। अब इनमें अगर देखें आप तो 5-5 वर्ग इनके अंदर भी हैं। एक, हर एक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं। का वर्ग में देखेंगे तो क, ख, ग, घ, ङ। चा वर्ग में देखेंगे तो च, छ, ज, झ, य। टा वर्ग में देखेंगे तो ट, ठ, ड, ढ, ण। ता वर्ग में देखेंगे तो त, थ, द, ध, न। और पा वर्ग को देखेंगे तो प, फ, ब, भ, म। अब ये जो ध्वनियां निकली, जब इन बोला क, तो देखेंगे यहां से कंठ से ध्वनि निकली। कहां से निकली? कंठ से। तो क, ख, ग, घ। तो जब अक्षर को बोलने में, वर्ण को बोलने में, जब हमारे अंदर से कोई भी वायु निकलती है, हवा निकलती है, तो वो जिस स्थान को छू करके निकलती है, छूना यानी स्पर्श करना, जहां से छू कर निकलती है, यानी ये जो वर्ण निकलते हैं कहीं ना कहीं वो टकरा कर निकलते हैं, हमारे कंठ या मुख में या जिह्वा से या हमारे दांत से या हमारे होंठों से टकरा कर निकलते हैं, तो इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कंठ से निकलते हैं। फिर च, अब कहां से निकला हमारा? च हमारे तालू से। फिर इसके बाद कहते हैं ट, मूर्धा से, त दांत से, प हमारे ओष्ठ से, मतलब होंठों से। तो मतलब अंदर से निकलती हुई ध्वनि पहले कंठ से आई, तो इसलिए पहले वर्ग का क वर्ग को हमने पहले स्थान पे। फिर इसके बाद तालु हमारे मुख में आता है। तालु कहाँ होता है? सीधा अगर यहाँ से कुछ यहाँ पे अगर छेद किया जाए तो सीधा इधर से जहाँ से निकलेगा वो ही हमारा तालु होता है। फिर इसके बाद दांत के बाद जो स्थान होता है तालु और दांत के स्थान के बीच में होता है उसको मूर्धा कहते हैं, तो वो हमारा हो जाता है ट, ठ, ड, ढ। त हमारी दांत से जिह्वा, हमारी जीभ जो होती है वो दांत से टकराती है, इसलिए इनको दंतव्य कह देते हैं। और पा वर्ग को ओष्ठ वर्ग इसलिए कह देते हैं क्योंकि इनकी ध्वनि हमारे ओठ से निकलती है। प, फ, ब, भ, म सब हमारे ओष्ठ से। तो ये हमारे व्यंजन की क्या हो गई? एक कैटेगरी हो गई, एक श्रेणी हो गई। ठीक है, इनको स्पर्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको बोलते समय हमारे जो अंदर की मुख की जो हमारी प्राणवायु है वो जब निकलती है तो वो कहीं ना कहीं स्पर्श होकर निकलती है, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो ये तो आपको व्यंजन बता दिए। अब व्यंजन के बाद हम कहते हैं कि भाई ये हमारे औ तक के हमने बता दिए, अंग आह कहाँ चले गए? तो अंग जो आह है, अंग की बिंदी को कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं अह। ठीक है, तो अंग आह कहाँ होते हैं? जिनको ना तो स्वर कहा जाता है ना उनको व्यंजन कहा जाता है, उनको कहा जाता है अयोगवाह, जिसमें कि कौन कौन सा आता है? एक हमारा अनुस्वार आता है अंग की बिंदी, और अह विसर्ग की,
विसर्ग का अह। तो ये हमारे स्वर या व्यंजन में नहीं आते, ये अयोगवाह में आते हैं। ठीक है, और एक अनुनासिक होता है य जो चंद्र बिंदु लगाती है, चांद, जो नाक से, नासिका से ध्वनि जिसकी निकलती है। अनुनासिक क्यों कहते हैं? क्योंकि नासिका से निकलती है, तो नासिका से निकलती है, इसीलिए इसको अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है, तो जो चंद्र बिंदु लगती है, नाक से निकलने वाली ध्वनि होती है, उसको अनुनासिक कहते हैं। तो ये हमारे व्यंजन हो गए, स्वर हो गए, व्यंजन हो गए और अयोगवाह हो गए। 25 हमने स्पर्श व्यंजन आपको बता दिए। अब इसमें कहते हैं फिर बाकी, भाई पाफा बाभा माँ के बाद फिर बाकी के वर्णमाला में भी तो होते हैं, यारा लावा शा सा सा हा या छत्रज्ञा, वो सब कहाँ गए? तो वो होते हैं अंतस्थ, अंतस्थ अंदर से, य र ल व, भाई ये हमारे अंतस्थ। ऊष्म व्यंजन किनको कहा जाता है? बोले स से लेके ह तक के ऊष्म व्यंजन, यानी जिनको बोलने में ऊष्मा निकले, गर्म हवा निकले। श, स, स, ह, इनको बोलते हैं जब तब ऊष्मा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब इसके बाद आते हैं, कहते हैं ये आपके कैसे हो गए? हमने स्वर बता दिए, व्यंजन बता दिए, कैटेगरी बता दी कि किनको क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो स्वर हमारे क्या हो गए? इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अतः इन्हें स्वर कहते हैं। इनमें 5 जो होते हैं वो ह्रस्व या मूल स्वर होते हैं और 8 दीर्घ स्वर होते हैं। अतः स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हमारी 13 है। व्यंजन क्या कहते हैं? इनका उच्चारण जो होता है स्वरों की सहायता के से किया जाता है, और क से लेके माँ तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, अर्थात ये कितने 33 मिलकर बनते हैं। अब इसके बाद आता है, आप कहेंगे ज्ञ भी तो बनता है, छ भी तो बनता है, त्र भी तो बनता है, स्व भी तो बनता है, श्र भी तो बनता है, ये कहाँ से बनते हैं? ये भी तो आते हैं। तो भाई इनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन, जो अभी हम आपको बढ़ाएंगे। अब पहले स्वर समझ लीजिए, स्वरों की मात्रा देख लीजिए। तो स्वरों की मात्रा क्या होती है? स्वर देखो 2 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। कैसे? एक तो स्वतंत्र रूप से। स्वतंत्र रूप से कैसे? जैसे लिख दिया आम, जिसमें देखिए आ पूरा अपने मूल रूप में खड़ा है, और एक जगह लिख दिया काम, एक जगह लिखा है आम और एक जगह लिखा है काम, यानी एक तो स्वतंत्र रूप में होता है और एक मात्रा के रूप में भी जुड़ता है। जैसे यहाँ पे तो स्वतंत्र रूप से अपने मूल रूप में खड़ा है आम, आ पूरा दिख रहा है, ईख में ई पूरी दिख रही है, इमली में छोटी ई हमारी दिख रही है। ठीक है, छोटी ई से इमली, ई पूरी दिख रही है इमली में। ठीक है, ऊन में हमारी ऊ दिख रही है सामने, है ना। तो अब कहीं ये जब अपने मूल रूप में खड़े होते हैं तब इनको स्वतंत्र रूप से कहा जाता है कि ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो रहे हैं। और यहीं पे आम में तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन काम में ये कहाँ पहुंच गया? बोले एक जो हमारा व्यंजन वर्ण क था उसके साथ में आके जुड़ गया, यानी मात्रा के रूप में आ गया। तो स्वर जो है 2 तरह से प्रयोग होते हैं, एक तो स्वतंत्र रूप में भी मिलते हैं और एक मात्रा के साथ में आते हैं। अब ये मात्रा हम क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि आपके वर्ण विन्यास, वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेदन जो होता है वो यहीं से मिलकर बनता है। और वर्ण विच्छेदन और वर्ण आपको संयोजन आ गया तो आप संधि भी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि तब आपको स्वर और व्यंजन को जोड़ना अच्छे से आता है, तो आपकी संधि में भी कोई गलती नहीं होने वाली है। ठीक है, कहें तो संधि की शुरुआत हो रही है। ये यहाँ पे वर्णमाला पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि वर्णों का मेल ही संधि कहलाता है, तो संधि अपन की शुरुआत कर रहे हैं एक वर्णमाला में। ठीक है, अब देखें मात्रा के रूप में देखें तो कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। मात्रा भी समझ लीजिए कि अगर हम छोटे आ से देखें तो छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये इतना कहें स्ट्रॉन्ग या कहें पावरफुल, इतना शक्तिशाली जो वर्ण होता है जो हर एक व्यंजन को पूरा करता है। बिना इसकी सहायता से, बिना इस छोटे आ के कोई भी स्वर हमारा, कोई भी व्यंजन वर्ण का से लेके जितने भी आपके व्यंजन लिखे जा रहे हैं, जितने यहाँ पे आपको देखो पूरे दिख रहे होंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हम आपको कहें ये श दिख रहा है आपको, ये व दिख रहा है आपको, पूरा लिखा हुआ दिख रहा है। आधा लिखा है क्या इसको? नहीं लिखा। ये पूरा लिखा हुआ दिख रहा है। ये र आपको पूरा लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए प पूरा दिख रहा है आपको, ये ग पूरा दिख रहा है,
ह र ण, ये हमारे पूरे दिख रहे हैं। तो ये जो आपके पूरे वर्ण दिख रहे हैं बिना आ के पूरे नहीं हुए हैं, आ नहीं लगता, तो ये आधे ही लटके हुए दिखते, क ख ग ऐसे लटके हुए दिखते, या फिर हलंत के रूप में दिखाई देते। समझ गए आप? तो यानी जो हमारा ये अ होता है, मात्रा इसकी कुछ नहीं होती है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग या कहें इतना पावरफुल या इतना शक्तिशाली वर्ण होता है कि ये हर एक व्यंजन को पूरा दिखता है। तो जो वर्णमाला आपको ऐसी दिखती है ना लिखी हुई, कैसी, क ख ग घ, तो भाई ये का ऐसे ही का नहीं बना, ये आधा ही था। जब शंकर जी की डमरू में से निकला तब आधा का निकला था, लेकिन जब ये अ इसके साथ में आया, जब इस क में ये अ जुड़ा, तब ये जाके हमारे सामने क पूरा दिखा। जब इस ख में आधा ही था शंकर जी की डमरू से, ख आधा निकला था, लेकिन इस ख में जब अ जुड़ा, तब ये जाके हमारे सामने पूरा ख दिखा। समझ गए आप? तो जहां पर भी आपको पूरा वर्ण दिखेगा, जहां पर भी आपको पूरा वर्ण दिखेगा, समझ जाइएगा कि इसमें अ छुपा हुआ है। और ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब स्वर संधि करेंगे, व्यंजन संधि करेंगे, जब उसमें लिखा हुआ होगा राम या देव आलय, लिखा हुआ होगा आपका देव और आलय, और जब हम कहेंगे कि वाह में छुपा हुआ अ जब आ से मिलता है, तब आप कहेंगे कि वाह मैडम ये तो वाह लिखा हुआ है, आ इसमें है कहाँ। इसलिए ये बता रहे हैं कि ये जो पूरा जब वर्ण आपको दिखे, तो ये वर्ण कैसे बना है, जब वाह में आ मिला है तब जाके तो इसका अंतिम वर्ण आ होता है, और जब जो दूसरे आ से जाकर मिलेगा, तब यहाँ पे क्यों बताया ये कि यहाँ पे फिर आप कंफ्यूज मत होना कि मैडम ये तो वाह लिखा हुआ है, आप आ कैसे कह रही हो। तो इसलिए ये बताया है कि हमारा जो अ जो स्वर होते हैं, चाहे कहें अ आ ई, सारी मात्राएं बता दें आपको एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। उ तो कहते हैं री ए आई, और हमारा ओ और औ। तो इनकी जो मात्राएं होती हैं, बाकी यहां से लेके औ तक की तो सभी मात्राएं विजिबल होती हैं, मतलब आपको दिखाई देती हैं। जैसे देखिए ये ओ की मात्रा हमें दिखाई दे रही है, ए की मात्रा हमें दिखाई दे रही है, आई की मात्रा हमें दिखाई दे रही है ना। और यहाँ पे देखें तो ऊ की मात्रा हमें दिखाई दे रही है, बड़े आ की मात्रा हमें दिख रही है, औ की दिख रही है, ए की दिख रही है ना, यहाँ बड़े आ की दिख रही है। यहाँ आप देखेंगे सब मात्राएं हमें दिख रही है, छोटी ई की मात्रा दिख रही है, लेकिन अ की कहीं मात्रा नहीं दिख रही है। लेकिन जहां जहां पूरे अक्षर दिख रहे हैं, मात्रा भले ही नहीं हो उन पे कुछ, लेकिन जब अगर वो पूरे हैं तो उन सब में अ छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये हर एक को पूरा करने में क्या करता है, सहायता करता है, नहीं तो सब आधे लटके रहते। अब ये छोटी ई की मात्रा आगे से चढ़ाई जाती है, बड़ी ई की पीछे से होती है, छोटे ऊ की ऐसी होती है, बड़े ऊ की उल्टा चंद्रमा हो जाता है ना। री का ये एक छोटी सी सी नीचे बना दी जाती है, और इन्हीं में जब दीर्घ री बनाई जाती है तो 2 सी बना देते हैं नीचे, तो वो दीर्घ मात्रा हो जाती है। री तो हमें, री का अब हमारा प्रयोग नहीं होता है। री जो स्वर है वो हमारी वैदिक संस्कृत में प्रयोग किया जाता था, अब इसका प्रयोग लौकिक संस्कृत में नहीं होता है, लेकिन फिर भी बता दें री को री जैसे ही लिखा जाता है। ए की हमारी एक मात्रा होती है, आई की 2 मात्राएं होती हैं, औ की जो मात्रा होती है वो 1 डंडा और 1 मात्रा होती है, और औ की ये मात्राएं होती है। ठीक है, तो जैसे अब हमें अगर जोड़ना हुआ इसमें कि हमने ये लिखा आपके सामने कौ, क्या लिखा हुआ है, कौ। तो अब अगर इसको कहें कि इसको तोड़िए, तो आप कैसे तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे कि क में जो औ है, जो औ क्या है, अपनी मात्रा के रूप में छुपा हुआ है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये किस किस से मिलकर बना है, जो आधा का है औ से मिलकर बना है, अर्थात इसका मूल रूप कहें तो किससे बना है, ये आधे का और औ से। तो आपको जितने भी आपको वर्ण दिखेंगे, तो यहाँ पे जो औ आया है वो कैसा आया है, अपनी मात्रा के रूप में, यानी 2 तरह से दिखते हैं। या तो आपको देखिए अकाल, आजन्म, इति, एव, औषध, इनमें तो मूल रूप लिखा हुआ है, और इसके बाद देखें तो काम, गुरु, शिशु आदि में ये मात्राओं के रूप में प्रयोग हुए हैं। तो ऐसे हमारे जो स्वर हैं,
स्वतंत्र रूप में भी आते हैं और मात्राओं के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। और कैसे जुड़ते हैं वो हमने आपको बता दिया। तो अब यहां से देख लीजिए कि व्यंजन में जब स्वर बनते हैं उनका निर्मित रूप ये बन जाता है कि क में जब अ सिर्फ लगता है तब ये हमारा पूरा क बनता है, लेकिन उसमें जब बड़ा आ बनता है अपनी मात्रा के रूप में, कभी भी देखिएगा ये जो हमारा स्वर है किसी व्यंजन के बाद जब जुड़ता है, ध्यान करने वाली बात सुनिए कि किसी भी व्यंजन के बाद जब स्वर जुड़ता है तो उसको जैसा का तैसा नहीं लिख दिया जाता है कि इसको ऐसे लिख दें, आधे का के बाद हम आ लिख दें। अगर व्यंजन के बाद देखिए स्वर अपने मूल रूप में स्वर कैसा है, स्वाभिमानी है। क्यों स्वाभिमानी है? क्योंकि भाई वो स्वतंत्र है, किसी के बंधन में नहीं है, उसी को किसी को जरूरत नहीं है, तो भाई पीछे आना उसको पसंद नहीं है। पीछे जब जुड़ता है तब वो अपनी मात्रा को भेजता है, यानी अगर आधे का के बाद में देखिएगा जब किसी भी व्यंजन के बाद में अगर स्वर जो जुड़ता है तब वो अपना मूल स्वरूप नहीं लेके आता है, वो स्वयं नहीं आता है। क्या देता है कि हम किसको पहुंचाएंगे, हम अपने मंत्री को पहुंचाएंगे। तो उसका मंत्री कौन है? उसकी मात्रा, उसके स्थान पे उसकी मात्रा प्रयोग होगी। कभी भी ये नहीं होगा कि आधे का में आ जोड़ रहे हैं तो आप ऐसे क आ लिख दें, उसको क आ लिख दें, नहीं लिखेंगे। क्या लिख देंगे? अब इसमें क में जब आ जोड़ेंगे तो ये का पूरा होके इसके बढ़िया की मात्रा लग जाएगी। अपने किसको भेजता है? अपनी मात्रा को भेजता है उसको पूरा करने के लिए, स्वयं खड़ा नहीं होता है, ये ध्यान कीजिएगा, यानी अपने मूल रूप में नहीं आता है। तो ये भी ध्यान कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो बच्चे क्या सोचते हैं कि आधा माँ लिखा है और उसके बाद बड़ी ई लिखी है तो हम ऐसे लिख दें। आधे व्यंजन के बाद कभी भी स्वर अपने मूल रूप में नहीं दिखेगा, ना ही आप उसको मूल रूप में लिखेंगे, क्योंकि संधियों में ही ये सारे नियम आने हैं। इसलिए एक एक नियम बताते जा रहे हैं, फिर संधि में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो क में जब आ जुड़ा तो वो अपनी मात्रा को भेजेगा तो ये बनेगा का। जब का में छोटी ई जुड़ेगी तो ये हो जाएगी की। जब हमारी दीर्घ ई बनेगी तो उसको कहेंगे की। मात्रा के साथ में जुड़ते जाएंगे। क के बाद जब उ जुड़ेगा हमारा तो बनेगा कु, बड़ा उ जुड़ेगा तो बनेगा कु, री जुड़ेगी तो क्री बनेगी, और जब दीर्घ री बनेगी तो ये 2 बार री हो जाएगी क्री, ठीक है। ऐसे ही देखिए जब हमारा री जुड़ेगा तो इसको क्ली कहेंगे, क्योंकि री जो होता है ल में जब री की मात्रा लगती है तो उसकी स्वयं की मात्रा क्या होती है, वो अपने मूल रूप में ही जाता है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इसीलिए लेकिन ये अब प्रयोग नहीं आता है। ये हमारा कहाँ पे प्रयोग होता था? वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता था। क में जब ए की मात्रा होगी तो ऐसे क ए नहीं लिखेंगे, क में ए की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। आगे देखिए तो ऐसे ही आई की मात्रा लग जाएगी तो 2 मात्राएं हो जाएंगी, ओ की मात्रा होगी तो ओ बन जाएगा, और औ की लगेगी तो 2 मात्राएं। आई में गलती बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं आई में तो एक ही मात्रा दिख रही है तो यहाँ पे 2 मात्रा कैसे आ जाती हैं? तो भाई जो ए है उसकी भी तो एक मात्रा होती है, यानी ये जो ए है इसकी भी एक मात्रा है और एक मात्रा और आ गई, इसीलिए तो वृद्धि इसको कहा जाता है ना। तो ये हो जाएगा कई, और ये इस प्रकार से आपकी बन जाते हैं। जो भी आपके मात्रा युक्त व्यंजन दिखते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। अब इनमें बता दिया है कि लौकिक संस्कृत में री जो स्वर का प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग केवल वेदों में है। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे स्वर की बात खत्म हो गई। व्यंजन आपके कैसे बन रहे हैं मात्राओं वाले वो बता दिए। अब संयुक्त व्यंजन बताएं कौन सा बनता है, जैसे छ, त्र, ज्ञ, द्य। अब ये कहते हैं ह, जो देखिए आपको ऐसे दिखता होगा हा के नीचे ऐसा वा लगा हुआ, वो कैसे बनता है? ह कैसे बनता हुआ है? ये य है, मां नहीं है, क्या है ये? य है, ठीक है। अब ये कैसे बने? जो छ होता है वो आधे का और श को मिलकर बनता है, लेकिन जब तक ये इसमें आ ना मिलेगा तब तक ये हमारा आधा ही बना रहेगा। कैसा बना रहेगा? ऐसा, ठीक है, या फिर ऐसा हलंत वाला। लेकिन जब ये पूरा कब होता है? जब इसमें अ जुड़ जाता है। तो ये जो आधा श है वो किससे बनता है? क और श से, ठीक है। इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, मतलब 2 व्यंजनों से मिलकर जब बनते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में आ जाते हैं, श्रेणी में आ जाते हैं। त्र किससे मिलकर? त र, बोलिए, मुंह से बोलेंगे तो क्या आएगा? पहले त और फिर र, त्र। तो त और र, और उसमें अ की ध्वनि निकली तो इसलिए आ उसमें जुड़ा है, तभी ये सब पूरे दिख रहे हैं। ज्य, जो ज्ञ जो बोलते हैं वो ज्य बोला जाता है, उसका शुद्ध रूप होता है ज्य। तो वो ज्य कहाँ से बनता है? ज और य से बनता है। द्य,
जो देखिए विद्यालय का बच्चे धालय लिखते हैं, इसको बहुत जगह बस ये परेशानी बहुत है, ये विद्यालय को विद्यालय लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं भाई? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये विद्यालय के साथ में जो द्या लगा हुआ है वो धा है, वो धा नहीं होता है। वो कैसे बनता है? दा होता है, उसी में या बन जाता है, ये यहाँ से या शुरू हो जाता है। तो ये द्या जो होता है द और या से मिलकर बनता है, इसीलिए इसको द्या कहा जाता है। ध्या नहीं बोला, विद्यालय नहीं बोलते हैं, विद्यालय बोलते हैं। विद्या नहीं बोलिएगा कभी भी, बोलिएगा विद्या। ठीक है, अब ऐसे ही लिखा है हो, तो ह और वा से मिलकर बनेगा, जैसे ये जो वर्ण आपको व दिखता है, और बाद में अ मिलने से ही वो सब पूरे पूरे दिख रहे हैं। ह का किससे मिलता है? ह में जब यहाँ से य, देखिए जो ह होता है यहीं से य निकल जाता है, तो इसको कहते हैं ह। ठीक है, क्योंकि संस्कृत में ये सारे वर्ण आएंगे आपके, तो इनको पढ़ने में बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसको क्या बोले। इसको कहते भी, द और भ, द में जो हमारा द में माँ और दा में भा दोनों ही इस प्रकार से जुड़ते हैं, ऐसे भा भी जुड़ जाता है हमारा, तो इसको दिभी कहते हैं, दिभ। तो दा और भा, इसका मतलब होता है दा में भा जुड़ा हुआ है। और जैसे छद्म, छद्म का कहते हैं, तो द थोड़ा सा बोलते हैं, माँ उसमें बोलते हैं, तो ये जो होता है शब्द, ये दो लिखा हुआ दिखेगा आपको। कहाँ से मिलेगा? आधे दा और माँ से। श्र कहाँ से मिलता है? आधे शा और रा से। ह्र कहाँ से मिलता है? ये ऐसा। ये कहाँ से मिलता है? ह में रा जुड़ जाता है। हा में जब ना जुड़ा हुआ दिखता है, न कहाँ से मिलता है? ह और ना से। हा में जब ला मिलता है तो ह्ल बन जाता है, दा में रा मिलता है तो द्र बनता है, और सब में अब लगता है, इसीलिए फिर वो जब वो पूरे हो जाते हैं, तो जब ये पूरा बन जाएगा तो यहाँ ये हलंत नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बने आपके संयुक्त व्यंजन। अब आते हैं वर्ण विन्यास पर। वर्ण विन्यास का मतलब होता है कि एक शब्द हमारे सामने विद्यार्थी लिखा हुआ है, या हमारे पास सिंपल सा शब्द बता देते हैं पहले राम, तो राम हमारा किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से वर्ण इसमें आए हैं, उनको अलग अलग तोड़कर दिखाना वर्ण विन्यास कहलाता है, या वर्ण विच्छेदन कहलाता है। क्या कहलाता है? या तो वर्ण विन्यास कह दीजिए, या फिर वर्ण विच्छेदन कह दीजिए, यानी वर्णों का तोड़ना, यानी वर्णों के टुकड़े। ठीक है, तो भाई कैसे टुकड़े होते हैं? जैसे हम पहले सिंपल बता देते हैं आपको। राम, क्या लिखा हुआ है? राम। तो पहले तो रा को तोड़िए, तो रा में क्या निकला है? बड़े आ की मात्रा। और क्या निकला है? माँ निकला है। और माँ कैसा है? पूरा है, तो बोले इसमें भी छोटा आ है। तो अगर इस राम को तोड़ेंगे तो रा हो जाएगा आधा, क्योंकि स्वर उसमें से जैसे ही निकला, स्वर अलग होते ही व्यंजन आधा हो जाता है, तो ये हो गया आधा। और इसमें से क्या निकल गया? बड़ा आ। जब अलग निकलता है तब फिर वो अपने मूल स्वरूप में खड़ा रहता है, तब अपने मूल रूप में आ जाता है। नहीं तो अभी मात्रा कोई भेज रहा था, बीच में लगना है तो मात्रा को भेज दी, लेकिन जैसे ही अलग हुआ वैसे ही अपने स्वतंत्र रूप में खड़ा हो गया। तो र में आ जुड़ा, फिर कहे म में से जब स्वर निकलेगा तो म हो जाएगा आधा। तो अगर रा को तोड़ा तो र और आ में टूटा, म को तोड़ा तो म किस में हमारा टूटा? म किस में टूटा हमारा? म और आ में। तो ये जो तोड़ना हुआ ये ही इसका वर्ण विन्यास कहलाया, या वर्ण विच्छेदन कहलाया। ठीक है, तो चलिए अब अपने विद्यार्थी से शुरू करते हैं कि देखिए विद्यार्थी कैसे लिखा हुआ है। एक और बात, जैसे ये लिखा है री, तो कई बच्चे क्या सोचेंगे कि छोटी ई की मात्रा तो आगे चढ़ी हुई है, तो ई हम पहले लिखें, वा पहले लिख दें। तो अगर पहले लिखना होता तो ई की मात्रा ना आती, ई अपने मूल स्वरूप में खड़ा होता, अगर पीछे ना जुड़ रहा होता तो स्वर की मात्रा लगी हुई है। अगर किसी वर्ण पर मात्रा लगी हुई है तो समझ लेना वो उस व्यंजन के बाद जुड़ा है, तभी मात्रा आई है। नहीं अगर आगे होता तो इव लिखा हुआ होता, वी नहीं दिखता हमें। ठीक है, तो अगर इसको तोड़ें तो वी जब तोड़ेंगे तो वी को ऐसे नहीं तोड़ना कि एक छोटी की मात्रा निकाल दी वा निकाले, नहीं, पहले आप व्यंजन वर्ण लिख लेंगे कि व्यंजन कौन सा है? वा, और उसमें जब छोटी ई की मात्रा निकली है तब ये बना है वी। ठीक है, तो पहले हमने वी को तोड़ा तो बन गया वा और ई में। फिर द्या पे आ जाइए। द्या कहां से आया?
बोले आधे द और या से, और द्या में भी एक स्वर जुड़ा हुआ है, बोले कौन सा है, बड़े आ का स्वर जुड़ा है तो द्या, तो ये तीनों को द्या को तोड़ लिया। फिर कहते हैं रथी, विद्यार्थी, तो र पहले आया, विद्या के बाद फिर क्या बोला, र। जो ऊपर वाला जो रा होता है वो अपने जिस वर्ण के ऊपर होता है उसके पहले आता है। जो ऊपर वाला जो रा होता है वो कहाँ से आता है, जहां पे इसका खत्म हो रहा होगा और ये वाली शुरू हो रही होगी, इसके बीच में जो ऊपर वाला रा है, तो पहले उसको लिखेंगे र, फिर थी बोलते हैं तो आएगा थ, और था में लगा बड़ी ई की मात्रा। तो इस प्रकार से ये हमारे देखिए वी टूट गया व और ई में, द्या टूट गया द या आ में, र अलग कर दिया और थी अलग कर दिया, तो ये बन गया विद्यार्थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ण विन्यास। ऐसे ही संयोजनम में देखें तो स, पहले स आधा था, उसमें जब आ जोड़ा तब वो हो गया पूरा स, और तब उसमें अनुस्वार लगाया तब वो बन गया हमारा सन। अब कहते हैं यो, यो किससे बना, या और ओ से, ज किससे बना, ज और आ से, न किससे बना, न और आ से, और मा हलंत, तो हो गया संयोजनम। कृपालु किससे बना, बोले क में जब री मिल गया तो बन गया क्री, प में जब बड़े आ की मात्रा बनी बोले पा, और ल में जब छोटा उ मिला तो ये हमारा बन गया कृपालु। और ये जो विसर्ग है ऐसे साथ में नहीं दिखाएंगे, हम विसर्गों को अलग करके दिखा देंगे, या फिर हम इसको अह के रूप में दिखा देंगे, तो ये बन गया कृपालु। ठीक है, ऐसे ही लिखा है संशय, तो स पूरा है तो किससे बनता है पूरा स, अ से, तब उसमें जाके अनुस्वार जुड़ा तो ये हो गया सन। ठीक है, कहते हैं श पूरा है मतलब आ उसमें जुड़ा है, य पूरा दिख रहा है मतलब उसमें अ जुड़ा हुआ है और विसर्ग इसमें अह से आ गए हैं। ठीक है, या तो अपन आ से विसर्ग लगा दीजिए या तो आ अलग लिख के अह अलग कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके विसर्ग आ गए। अ में ही जब हमारा विसर्ग के दोनों बिंदियां लग जाती हैं तो वो अह बन जाता है। ठीक है, अब कहते हैं क्षत्रिय, तो छ किससे बनता है, क श अ से श, त्रि तो त र से बना त्र और उसमें स्वर मिला ई तब बना त्रि, और यह किससे बना, य और अह से, तो क्षत्रिय। फिर कहते हैं अंतस्थ किससे बना, आ को किसी की जरूरत नहीं है इसलिए आ अपना जैसे कहते ऐसे लिख दिया, न में कुछ नहीं जुड़ा है तो आधा ही है तो जिसको कुछ नहीं करना है क्योंकि आधा ना है मतलब इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। कहते हैं ता जरूर पूरा दिख रहा है, किसके साथ में दिख रहा है, विसर्ग के साथ में, लेकिन पूरा कब होगा, जब उसमें अ जुड़ जाएगा तब जाके विसर्ग लगेगा। आधे कभी भी व्यंजन में कहीं भी आपको विसर्ग लगा नहीं दिखेगा कि आधा व्यंजन लिखा हुआ है आधा का लिखा है और उसके संग में विसर्ग लग जाए, कभी नहीं लगेगा जब तक कि उसमें कोई ना कोई स्वर नहीं लगा होगा तब तक। ठीक है, चाहे तो देखो ये ऊ लगा हुआ था तब विसर्ग लगा, आ लगाया था तब विसर्ग, यानी स्वर होगा तभी विसर्ग लगाया जाएगा। ठीक है, आधे व्यंजन में कहीं नहीं आएगा। हृदयम तो क्या आया, बोले ह्री, ये हा में इसमें सही नहीं दिख रहा है आपको, इस प्रकार से ह्री बना हुआ होता है हृदयम में, तो हा में जो र है कहां से आया है, आधे राग री से, तो हो गया ह्री। अब इसमें हमने आ क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये जो री है वो अपने आप में स्वर है, तो दो स्वर नहीं आते हैं साथ में कि एक आ की भी लगा दी एक ई की भी लगा दी, दो दो तीन तीन का वो चल रहा है क्या भंडारा के, एक और दे दो भाई, एक री अपने पास स्वर आ गया है तो बहुत, इतनी थोड़ी ना लूट चल रही है कि एक और बड़े आ की भी दे दो छोटे आ की भी दे दो, है ना, तो क्या हो जाएगा ह्री, एक स्वर अपने आप में ह्री बना दिया। फिर कहते हैं द पूरा किससे बना, द और या से, य किससे बना, य और आ से, माँ हलंत आधा था जो उसको ऐसा का ऐसा लिख दिया। श्रद्धालु किससे बना, श र, और लेकिन आ श्रा पूरा है तो इसलिए आ से श्र। फिर कहते हैं श्रद्ध, द पहले आ रहा है फिर धा आ रहा है, कभी भी आपको ऐसे ध लिखा हुआ हो, दा लिखा हुआ हो उसके नीचे धा हो तो बच्चे क्या समझते हैं कि दा तो बेचारा हमारा पूरा है, धा आधा लटका है, गलत, ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो धा है, ये जो द है ना, ये आधा है, इसको पूरा करने के लिए ये जो दानवीर होता है ना, ये आदमी नीचे आके लटक जाता है तो लगने लगता है कि ये हमारा दा पूरा है, गलत, कभी नहीं होगा। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे कहते हैं ना उद्धार, उद्धार ऐसे लिखा हुआ तो क्या लगेगा,
ऊ तो चलो ठीक है, जैसे कहते हैं ऐसा, ये लगेगा कि दा पूरा है, धा आधा है, और फिर हमारा कुछ भी लगा हुआ है, यानी ये जो बड़े आ की मात्रा है किस में जुड़ी है, दा में जुड़ी हुई है, ऐसा लगेगा। गलत। ये क्या होगा, ये जो होगा, जो नीचे लटका हुआ वर्ण है वो बेचारा पूरा है, वो उसको पूरा करने के लिए आया है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, द पहले आधा, फिर ध में बेचारे को आ, इसकी मात्रा है ये, ठीक है। तो ये लिखा है ना श्रद्धा, तो द ध और आ, और लिखा है ला में उ, और विसर्ग लगा दिया श्रद्धालु, ठीक है। तो ये आपके हो गए वर्ण विन्यास। और श्रृंगार भी देख लीजिए ऐसे ही, श श्री, तो देखिए पहले इसको श्री कर दे अपन, श में पहले र मिला देते हैं श्री, और तब उसके बाद री की मात्रा, ठीक है। ये नहीं है कि श्री में ये जो श्री लिखा हुआ है इसमें री की मात्रा मिल गई तो इसके रा को भूल जाओ, जैसे यहाँ पे भूल गए मिस प्रिंट में, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले हमारा शी श रहेगा, उसके बाद आधा रा आएगा, तब बनेगा श्र, और उसमें जब हमारा एक स्वर री मिल जाएगा तो वो जाएगा श्री, और अंक की बिंदी से हो जाएगा श्रृंग, फिर गा, ग में बड़े आ की मात्रा गा, और रह श्रृंगार। ऐसे रूपम में र में उ मिला तो हो गया रूपम। तो ये आपका वर्ण विन्यास हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं वर्ण संयोजन। अब वर्ण का संयोजन करना सीख लीजिए, अभी तोड़ना सीख लिया, अब जोड़ना सीख लीजिए। तो जोड़ना तो बहुत सरल है, जो हमारा व्यंजन लगा हो उसके बाद जो स्वर लगा हो उसकी लगा दो उसमें मात्रा, और हमारा क्या बन गया, हमारा मूल रूप बन जाता है। कैसे, जैसे स ई और अंक की बिंदी, तो पहले क्या लिखेंगे, स लिखेंगे, फिर छोटी की मात्रा लगाएंगे। देखिए अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो अब हम आपको सिखाते जा रहे हैं। देखिए क्या किया, स पहले उठाया आधा सा, बोले ठीक है ये आधा सा लिखा हुआ है, फिर इसमें क्या किया, छोटी की मात्रा लगाई, छोटी की मात्रा लगाएगी तो ये हलंत हट जाएगा, क्योंकि स्वर क्या करता है, व्यंजन को पूरा कर देता है। उसके बाद क्या है, बोले ये हमारे पास है अंक की बिंदी, अंक की बिंदी हो गई। फिर कह रहे हैं ह, अब जब एक इसके पास अपना स्वर आ जाए तो इसको फिर कर देते हैं पूर्ण। फिर कहते हैं अब आया दूसरा व्यंजन, तो आ गए ह पर, ह में कैसा है, आधा बना रहेगा। कब तक देखेंगे, आगे कोई स्वर जुड़ रहा है का, हाँ बोले जुड़ रहा है, अ जुड़ रहा है, और आ के साथ में विसर्ग भी जुड़ रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सिंह, सिंह, ठीक है। ऐसे कहते हैं व, कहते हैं व में पहले आ जोड़ दिया, तो व में जब आ जोड़ा तो व हो गया पूरा। न में जब ए की मात्रा जोड़ दी तो हो गया ने, तो ये हो गया वने, ठीक है। अच्छा पहचान कैसे करते हैं कि किसमें क्या जोड़ना है, तो एक व्यंजन के बाद जहां स्वर हो जाए, यहां तक स्वर आ गया तो मतलब यहाँ पे ये पूरा हो गया। हाँ अनुस्वार अयोग वगैरह हो सकते हैं कि यहाँ पे विसर्ग मिल जाए, यहाँ पे अंक की बिंदी मिल जाए, लेकिन ये नहीं होगा कि एक व्यंजन हो गया, एक स्वर हो गया और इसके बाद में एक आध स्वर और आ जाए। तो उस स्वर को फिर कैसे लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे अगर लिखा हुआ होता हमारा व अ लिखा हुआ होता, यहाँ हम एक उदाहरण के लिए लिखे दे रहा है, यहाँ पे ई होती और फिर इसके बाद न और ए लिखा होता, तब इसको क्या करते, व को तो आ में जोड़ देते तो ये व बन जाता। फिर इस ई को ऐसा नहीं करते कि आ के संग में और ई को भी लगा दो, तो हम क्या करते, ई को अलग लिखते और ना में ए लगा देते, वही नहीं। इस प्रकार से हमारा शब्द बनता। यानी एक व्यंजन में दो स्वर कभी नहीं जोड़ते, दो मात्राएं नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो एक स्वर ये जुड़ गया, एक स्वर ये जुड़ गया, तो व में अ जोड़ा तो व बना और ना में ए जोड़ दिया वने बन गया। ऐसे ही देखिए ओ, अब देखिए उच्च, अब देखिए दो चा हो गए और दोनों ही आधे आधे, ठीक है। तो ऊ को तो पूरा जैसा करता है ऐसे लिखो, उसको तो कोई परेशानी नहीं है। इस चा को भी आधा लिख दिया, इस चा को भी आधा लिख दिया, बना रहने दीजिए आधा, जब तक कि हमें कोई स्वर नहीं मिले। बोले स्वर हमें आई मिल रहा है, आई मिल रहा है तो आई में भाई हम दो मात्राएं लगा देंगे। जैसे ही मात्रा मिली वैसे ही च पूरा हो गया, हो गया। और क्या कह रहे हैं, विसर्ग है तो ये हो जाएगा उच्चई, ठीक है। ऐसे ही देखिए ये क्या लिखा है, गर्जती, तो लिखा है ग में आ लिखा, ग बन गया पूरा, ठीक है। अब कहते हैं र, हमारा आधा मिल रहा है, आधा रा देख लेते हैं, इसके बाद अगर स्वर होगा तो इसको पूरा कर देंगे, नहीं हुआ तो बने रहो आधे। फिर ज आ गया हमारा
दूसरा व्यंजन आ गया, और जा में आ मिल गया है तो इसलिए जा पूरा हो गया। और फिर ता भी हमारा एक जो व्यंजन आया है उसमें भी हमारे पास एक स्वर है, तो ये बन गया गर्जति। अब ये र जो होता है बड़ा चालू होता है, क्या करता है, कभी भी र आधा बीच में नहीं रहता, वो क्या करता है, आगे वाले अक्षर के ऊपर चला जाता है, तो अपना रूप गायब करके ऊपर मात्रा के रूप पे ऊपर चढ़ जाएगा, तो वो हो जाएगा गर्जति। इस प्रकार का रूप हमें दिखाई देगा। हमने कहा था ना कि ये आता कहाँ है, बोले इसका अंत हो रहा होगा, इसका प्रारंभ हो रहा होगा, उसके बीच में होता है ये, लेकिन लग कहाँ जाता है, आगे वाले व्यंजन के ऊपर जाके। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया आपका वर्ण का संयोजन। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। विद्वान सर्वत्र पूजते, तो कैसे बना, विद्वान शब्द टूटा किसमें, व ई, द्वा किससे बना, द व आ और न से, तो बन गया विद्वान। फिर कहा सर्वत्र, तो स आ से, ये र यहाँ से, व कहाँ से आया है, व और आ से, और त्र कहाँ से आता है, त र आ से, तो सर्वत्र। पूज्यते कैसे बना, पा में ऊ की मात्रा है तो पू, जा आधा है तो कुछ नहीं, जैसा का तैसा लिख दे, या पूरा है तो य और अ, और ता में एक ही मात्रा तो हो गया ते। तो ये हमारे बन गए आपके वर्ण संयोजन। ठीक है, ऐसे ही त्व ध्यान पठसी आप देखेंगे। ये अब आप थोड़ा इसके केवल इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको थोड़ा सा आप खुद करके देखिएगा कि त्व ध्यान पठसी, आप इनके एक एक शब्दों को आप वर्ण संयोजन कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क दे दिया, क्योंकि इतना सारा हमने आपको पढ़ाया, अब हम एक ये आपको दे देते हैं होमवर्क कि आप इसको कर पा रहे हैं या नहीं। फिर क्या कीजिएगा, जगह अगर ये सही कर ले, नहीं कर पाए तो एक बार मिलान कर लेना कि हमने कहाँ गलती की, तो यहाँ से आपको सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ये लिखिएगा केवल इतना, त्व ध्यानेन पठसी, इसको लिखिएगा। इसके एक एक शब्द को इसका वर्ण विन्यास करके देखना, इसको तोड़ के देखना कि हम सही तोड़ पा रहे हैं या नहीं। यानी हमने ये वीडियो देखा, इसमें वर्णों की रचना सीखी, वर्णों से फिर शब्द बनाना देखा कि कैसे हमने एक एक वर्ण को जोड़ा तो एक एक शब्द हमारे सामने बन गया। तो ये शब्द बनाना हम सीख पाए या नहीं सीख पाए, या इसको तोड़ना हम सही सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। तो एक बार कीजिएगा, फिर इससे मैच कीजिएगा, तो ये आपको अपने होमवर्क में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वर्णमाला और वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन होता है खत्म। अब इसके बाद अब हम अपना टॉपिक उठाएंगे संधि। ठीक है, जिसमें कि संधि आपकी पहले जो स्वर संधि है उसको समझाएंगे, फिर व्यंजन पर भी आएंगे और विसर्ग संधियां भी हम आपको समझाएंगे। जितनी आपके रुचिरा में आई हैं, जिस जिस प्रकार की संधियां आई हैं, उन सबको तो हम आपको समझाएंगे ही, जिससे कि आप जब अभी क्या है, अभी आपका कौन सा सितंबर है, आपके पूरा मार्च तक रखा हुआ है टाइम, तो आपको जो पुस्तक पढ़ें या कुछ भी करें तो उसमें आपको कहीं भी परेशानी ना आए। ठीक है, तो उसके पहले वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं, आगे दूसरे वीडियो में जाएं तो आपको हमारे जितने भी चैनल के वीडियोस हैं हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे भी आसानी से मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, गूगल टैब पे जाइए, लिखे magnetbrains.com, आप इंटर करेंगे, वेबसाइट का पेज हो जाएगा ओपन। इसमें आप देखेंगे तो आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आपको क्लासेस दिखने लगेंगी। मान लीजिए आपने अपनी 8th क्लास में सर्च किया, इंटर किया, आपकी उसको ओपन किया, आपके सारे देखिए क्लासेस दिखने लगेंगे 8th क्लास के सब्जेक्ट। अब इस पे मान लीजिए आप संस्कृत पे गए तो यहाँ संस्कृत में देखेंगे तो चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। जितने चैप्टर हो रहे हैं, व्याकरण हो रही है, जो भी हो रही है, सब आपको यहाँ पे लिस्ट में मिलती जाएगी। आप जिसको क्लिक करेंगे वही पाठ आपका हो जाएगा ओपन। मान लीजिए आपने चैप्टर 1 किया तो आपके सामने चैप्टर 1 के तीनों लेक्चर खुल जाएंगे। अब आपने सोचा हमें पहला ही पढ़ना है तो आपने पहले को क्लिक किया तो आपके सामने पहला वीडियो ओपन हो जाएगा। यहीं पे आप नेक्स्ट से भी जा सकते हैं, दूसरे वीडियो पे, तीसरे पे भी जा सकते हैं। क्रॉस कीजिए तो फिर से अपने चैप्टर्स पे आ जाएंगे। तो एक एक चैप्टर करके आराम से पढ़ाई हो सकती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि बीच में कोई चीज़ छूटेगी नहीं, कि एक चैप्टर में कितनी चीज़ें क्या क्या हुई हैं वो सब आपको एक जगह मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में कई बार क्या होता है कि जैसे पार्ट्स में बना हुआ है तो कोई चीज़ छूट जाए, तो यहाँ पर आपको कोई चीज़ छूटेगी नहीं और आराम से मिल जाएगी। तो बढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलिए नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम संधियां शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।